साथियों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी लोगों के स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला आप सभी लोगों को स्वस्थ रखे और इस पाक महीने में, रमज़ानुल मुबारक के महीने में, जो आज रहमतों का असरा रमज़ान के यानी 3 असरे और 3 असरे में ये पहला असरा और ये पहला असरा का आखिरी रोज़ा, यानी आखिरी रोज़ा, और आखिरी रोज़ा से मतलब ये साफ़ है कि रहमतों का असरा समाप्त हो चला है। आज कल से बरकतों का असरा शुरू होने वाला है। तमाम मुसलमानों को, समस्त देशवासियों को, जितने भी मुसलमान हैं सभी लोगों को रमज़ानुल मुबारक के इस असरे में जितने भी लोगों ने रोज़ा रखा, अल्लाह तबारक व तआला उन सभी के रोज़े को कबूल अता फरमाए। साथ ही जो आने वाले असरे हैं उन 2 असरों में भी अल्लाह तबारक व तआला लोगों को हिम्मत दे कि सभी लोग रमज़ानुल मुबारक के पूरे रोज़े रखें। साथियों, बहुत ही दुखद एक घटना कल रात को घटी थी। हमारे ही पंचायत में, हमारे ही गाँव के बाघा के वार्ड संख्या 7 के मेरे रिलेशन में दादा लगेंगे और इनके पुत्र यानी हमें चाचा लगेंगे, उनका नाम सद्दाम ही है। उनका एक आकस्मिक दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई, जिसके कारण मुझे वार्ड संख्या 9 पर चर्चा कल ही करना था, मैं नहीं कर सका। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, हम यह दुआएं करते हैं। और आप सभी से भी मैं यह आग्रह करता हूं कि आप उस भाई के लिए दुआ करें कि जो भी लोग इस रमज़ानुल मुबारक के पाक महीने में जो मरे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। इनके परिवारों को ऐसे कठिन परिस्थितियों में दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। चलिए, यह बहुत ही मर्माहत वाली घटना थी, जिसे देखकर पूरा समस्त गांव का लोग, वार्ड 7, 8 ही नहीं, पूरी पंचायत के लोग समस्याओं में उलझ गए खुद को, और खुद को बहुत ही असहज महसूस करने लगे, क्योंकि वे बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति थे। इनसे किसी को कोई लड़ाई झगड़ा कुछ था नहीं, लेकिन एक आकस्मिक दुर्घटना के कारण इनकी मृत्यु हुई। मैं फिर से कहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और इनके परिवार को ऐसी कठिन परिस्थितियों में दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। साथियों, तो मैं आज जैसे कह रहा था अभी मैं आपको कि वार्ड संख्या 9 पर चर्चा करेंगे। मैं समस्त साथियों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों से मेरे हाथ जोड़कर विनम्र अपील है, गुजारिश है कि आप सभी लोग इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। मैं 2 मिनट के अंदर ही अपनी बातें शुरू कर दूंगा कि वार्ड संख्या 9, आखिर जहां से माननीय आते हैं, जहां से पंचायत को चलाने वाले, जो सबसे बड़े पद प्रधान होते हैं, इस प्रधान पे रहने वाले अपने ही वार्ड पे कितना फोकस कर सके और क्या काम उन्होंने इन वार्डों में किया, और इन वार्डों के आसरे पूरे पंचायत का क्या कमोबेश स्थितियाँ हैं, तमाम चीज़ों का हम जिक्र करेंगे। लेकिन आपसे पहले यही अपील है कि आप लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर गांव के और पंचायत के बेहतर विकास के लिए सभी लोगों तक ये बातें पहुंचती है। और ये जब भी यह बातें पहुंचेंगी तो यकीन मानिए कि हर वार्ड जब अपने आप में बेहतर होगा, तभी हमारा बेहतर बाघा कुसमार और खुटौना प्रखंड में बेहतर पंचायत, और मधुबनी जिला के अंदर खुटौना प्रखंड का नाम और बाघा कुसमार का नाम रोशन होगा। साथियों, मैं चलिए फिर से कहता हूं, आप जितने भी साथी हमें देख रहे हैं सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, वेलकम, मरहबा। चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं वार्ड 9 से। चर्चाएं बहुत हैं, हमारे साथ ही जुड़ते चलेंगे। मोहम्मद तमन्ना जी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। और जितने भी लोग देख रहे हैं समस्त साथियों को हमारी तरफ से फिर से तहे दिल से सलाम, आदाब, नमस्कार। चलिए तो शुरू करते हैं वार्ड 9 की वो कहानियाँ जो 5 साल तक सिर्फ दबी रह गई। किसी ने कुछ कहा नहीं, किसी ने कुछ सुना नहीं, और जिसने सुना वो बयां किया नहीं। आखिर बयां न करोगे तो कौन जानेगा। कुछ चीज़ें हैं जो दर्द छिपा लिए जाते हैं अपने सीने में, क्योंकि जनता तो है, उन्हें दर्द सहने की आदत है। माननीयों को लगता है कि इन्हें आंखों के वो कितना दर्द सह सकता है। साथियों, इसी आसरे और बहुत सारी बातें हम आज आपसे करेंगे। मेरा मूड तो इतना बेहतर नहीं है उस घटना को लेकर के, फिर भी समस्या है और ये जन समस्या है, तो मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। तो मैं इन तमाम मुद्दों से आपसे
जुड़ रहा हूँ, जरा सुनते चलिएगा बगौर जिन चीज़ों का मैं जिक्र कर रहा हूँ। क्या आप सोच सकते हैं कि बाघा कुसमार पंचायत के वार्ड 9, जब वहाँ के लोग पानी में डूब रहे थे तब माननीय खामोश थे? क्या ऐसा कहा जा सकता है जब विकास के लिए कोई आपके पास पैमाना नहीं था और जब विकास की गति को बढ़ाना था, विकास की एक नई रेखा तैयार करनी थी, तब आप सत्ता में बैठे तमाशा देख रहे थे और आपके पास करने के लिए सब कुछ था, लेकिन आप करना कुछ भी नहीं चाहते थे? तो इससे क्या सत्ता फेल नहीं? साथियों, फिर इससे आगे चलिए। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि जब कोरोना का दौर 2020 याद कीजिए, जब प्रवासी मजदूर अपने गांव की ओर लौट रहे थे, उसी समय माननीय उन सभी को छोड़कर और इनको मिलने वाली सुविधाओं की तरफ से ध्यान हटाकर इन तमाम चीज़ों के आश्रय सिर्फ उनको खुद पे छोड़कर, आत्मनिर्भर छोड़कर वो निकल पड़े कि इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है? तो ऐसे में क्या माना जाए कि सत्ता पास या फेल, निर्णय तो आपको ही करना है। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि जब वार्ड 9 के लोग पानी में डूब रहे थे, बेबस थे, तो सत्ता यानी माननीय जो इसी वार्ड से आते हैं, वार्ड 9 से, मूक दर्शक बनकर देख रहे थे? यकीन मानिए, आपके दर्द से इन्हें किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। जैसे कोरोना से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई लेना देना नहीं होता, ठीक उसी प्रकार जनता से माननीयों का कोई लेना देना नहीं था। चलिए, क्या आपको नहीं लगता कि पंचायत के अंदर वार्ड 9 में खास तौर पर जिन समस्याओं को सुलझाने की जरूरत थी, उन समस्याओं को सुलझाने के बजाय और बढ़ने दिया गया और सत्ता में बैठकर खामोशी से नज़ारा देखते रहे और तमाशाबीन बने रहे और मूक दर्शक बने रहे और उन्हें इन तमाम दर्दों से कोई मतलब नहीं था? साथियों, कमोबेश क्या आपको नहीं लगता कि इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद पंचायत के हर वार्डों की कमोबेश यही स्थिति है? तो क्या आपको नहीं लगता कि पंचायत में पढ़े लिखे लोगों का होना क्यों आवश्यक है? क्या आपको नहीं लगता कि जो पंचायत के अंदर सत्ता चला रहे थे जो माननीय, वो नासमझ थे, अनपढ़ थे, इन्हें वो नशे में चूर थे, वो मदमस्त थे, इन्हें लगता था कि यह पावर है और पावर का गुरूर है और यह हमारे पास ही रहेगा, तो जनता के सामने फिर से सभी लोग हाजिर होने वाले हैं। पहचानना है आपको। टटोलिए उन लोगों को जो आपको हर जगह फंसाना चाहते हैं, ऐंठना चाहते हैं। कमोबेश जरूरत है पढ़े लिखे लोगों की। मैं अभी वार्ड 9 के मुद्दों का जिक्र कर भी नहीं रहा हूँ, मैं तो अभी छोटी छोटी सवालों को आपके समक्ष रख रहा हूँ। क्या साथियों, आपको नहीं लगता कि बाघा कुसमार पंचायत के वार्ड 9 के लोगों को जो भी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिली नहीं? इनके लिए जिम्मेदार कौन? तमाम चीज़ों पर जिक्र होगी। इसी आशय हम आपको अब लिए चलते हैं वार्ड 9 की ओर और वार्ड 9 की तमाम समस्या से जुड़े जितने भी साथी हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, अब हम मुद्दे की ओर जा रहे हैं। आप इस पोस्ट को शेयर कर दीजिए, कमेंट आप ज़रूर कीजिए, जो भी आपके मन में प्रश्न हो। मैं आपके तमाम प्रश्नों के जवाब इसी सेशन के दौरान लाइव सेशन में ही देने का प्रयास करूंगा। अगर किसी के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाया तो साथियों, मैं लाइव सेशन समाप्त होने के बाद आपको कमेंट सेक्शन में आपको जवाब जरूर मिलेंगे। अगर मेरी निगाहें आपके वार्ड से किसी समस्या से ओझल हो चुकी है तो आप कमेंट में हमें बताकर गिना सकते हैं। साथियों, मैं जिन मुद्दों का भी आपको जिक्र करूंगा, यकीन मानिए ये आपके जीवन से जुड़ी हुई है और मैं आपको बातें कर रहा हूं वार्ड 9 की। और वार्ड 9 फिर से कह रहा हूं, जहां से माननीय आते हैं, जहां से प्रधान आ रहे हैं ग्राम पंचायत राज बाघा कुसमार के, इन वार्डों की ये स्थिति है तो बाकी वार्डों का क्या हाल होगा और कैसे उन्होंने काम किया, इन तमाम चीज़ों पर हम आप लोगों की नज़र दौड़ाते हैं। चलिए, इसी आशय ले चलते हैं आपको वार्ड 9 की ओर। साथियों, वार्ड 8 और 9 की मिडिल पॉइंट, जी हाँ, वार्ड 8 और वार्ड 9 के मिडिल पॉइंट, जहाँ पर जनाब मुस्लिम चचा के घर हैं, वहीं पर सूली मंडल जी का घर है। यह एक कनेक्टिंग पॉइंट है जहाँ पर वार्ड 8 और 9 की सड़क मिलते हुए
जाते हुए वो मैनहा से होते हुए बथनाहा पंचायत को यह सड़क जोड़ती है। बरसात के दिनों में इन सड़कों पर लोगों ने कमर भर पानी में इधर से उधर चला है। कईयों दिन तक, लगभग कई सप्ताह तक यह रास्ता बाधित रहा है और बाधित रहने के क्रम में इन्हीं सड़कों पर बीच में ईंट, रोड़े, पत्थर गिरा दिए गए और लोगों की आवाजाही बंद हो गई और लोग लंबी यात्राएं करके, यकीन मानिए आपको यकीन नहीं होगा कि वार्ड 9 के लोग बाघा कुसमार पंचायत में आने के लिए कितनी लंबी यात्रा करते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं बता रहा हूं, यह लोग कभी कभी बथनाहा से होते हुए, वैसे छारापट्टी होते हुए मेन सड़क के रास्ते कुसमार और प्रयागपुर और रन पर आते थे। ऐसी भी परिस्थितियां हमने देखा है और आप लोगों ने भी देखा है। और साथियों, और किन किन बातों का मैं जिक्र करूं, और भी अगर वार्ड 9 की बात करें तो वार्ड 9 में ही जब यह तमाम स्थितियां रोड की बंद था और हालात बद से बदतर, और वहां पर जितने भी शर्मा जी के घर हैं और माननीय का जहां पर घर है, और उसी रास्ते से होते हुए जो भी इस रास्ते में जितने लोगों का घर पड़ रहा है, मास्टर उमर फारूक साहब का घर पड़ रहा है, सभी के घरों में घुटने भर पानी, किसी के घरों में कमर भर पानी है, लबालब है। लेकिन लोग तमाशाबीन हैं, सत्ता हंसी ठिठोले में मसरूफ हैं। इन्हें लोगों की समस्याएं सुलझे कैसे, इनसे कोई वास्ता नहीं। साथियों, वही वार्ड 9 के लोग वार्ड 9 के लोग सिसोनी, भरहा सिसोनी होते हुए 12 धात के रास्ते उल्टा रन पर पहुंचते थे। यकीन मानिए, इन परिस्थितियों को जन्म देने वाला अगर मौजूदा इसी वार्ड से आने वाले माननीय अगर इन वार्डों की समस्याओं को हल नहीं कर सके तो मुझे यकीन है कि उन्होंने किसी भी वार्डों में काम किया नहीं होगा और न किया है, जैसा कि हम आज वार्ड 9 तक पहुंचे हैं। चलिए हम इन तमाम चीजों का जिक्र करेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि सूली मंडल जी के घर से होते हुए जिलेबी पाल जी के घर तक भी कमोबेश पानी का जल जमाव रहता है। बारिश की स्थितियां, जैसे कल हल्की फुल्की बूंदा बूंदी बारिश हुई है। मैंने वार्ड 7 का एक वीडियो जो कल आपको हमारे एक साथी ने, हमारे भाई ने, जमील अख्तर जी ने आपको फेसबुक के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया, जिन सड़क का मैंने जिक्र किया था, हमारे अनीस भाई फर्नीचर हाउस जिनका दुकान है, कि वहां पर पानी की अभी से ऐसी समस्याएं हैं, लेकिन इस पर ध्यान किसी का कमोबेश है नहीं। स्थितियां बद से बदतर होने जा रहा है। यकीन मानिए 1 महीने के बाद जब मानसून शुरू होगा तो फिर आप यहाँ तक आपको पानी होगा और हाथ आप ऊपर करके रखेंगे और दूसरा हाथ कोई ऊपर से देगा और वो सिर्फ आधे हाथ की फोटो लेगा कि हम मदद के लिए बढ़ा रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए वो आपकी मदद की ओर नहीं, वो सिर्फ अपने पावर और पावर का गलत उपयोग कि हाँ मैं मदद कर रहा हूँ, लेकिन मदद दूर दूर तक नहीं। तो मैं यही बात कर रहा था कि जब भी पंचायत को जब दूसरे पंचायत की सड़क में मुख्य सड़कें जब जुड़ती हैं और जब लोगों को आवाजाही में मुश्किलें होती है तो यह समस्याओं को पहले देखना चाहिए, लेकिन कोई देखने को तैयार नहीं है और सारी समस्याएं बद से बदतर होती चली गई। साथियों, आप यकीन नहीं करेंगे, जुगुतलाल घरजी से लेकर खमुआ तक जाने वाली सड़क जर्जर है। जी हाँ, जौ से जर्जर, बद से बदतरीन हालात में है। मैं जब वहां पहुंचा और लोगों से मिला तो कुछ लोग ठिठक पड़े और आक्रोश इस प्रकार से उन लोगों में पनप रहा था, इन्हें लग रहा था कि सद्दाम भाई हम आपको क्या कहें। मुझे अफसोस होता है कि हम बाघा कुसमार पंचायत के अंदर आते हैं, मुझे खुशी होती कि हम बथनाहा पंचायत के अंदर आते। यकीन कीजिए, वहां के लोग इस तरह की जिंदगी गुजार रहे। वो लोग कह रहे थे कि जिस सड़क पर आप अभी खड़े हैं वो सड़क न बाघा कुसमार पंचायत के मुखिया वो चाहते हैं कि हम दुरुस्त करवाएं, न ही बथनाहा पंचायत के मुखिया चाहते हैं कि मैं दुरुस्त कराऊं। तो कौन? तो क्या सीमा पे रहने वाले लोगों की जिंदगी ऐसे ही बद से बदतर और हाशिए पर चलते चले जाएंगे? और आप इन्हीं लोगों के वोट के आश्रय जब सत्ता में आते हैं और इन्हीं लोगों को हाशिए पर धकेलते चले जाते हैं, तो ऐसे में क्या मान कर चला जाए कि क्या बाघा कुसमार का विकास परिपूर्ण होगा, या सिर्फ उन जगहों पर आप काम करेंगे जहां पर आपके वोट मिले, या उन जगहों पर काम नहीं करेंगे जहां पर आप वोट नहीं मिले? तो क्या यह ध्रुवीकरण की राजनीति है? तो क्या वोट लेकर आप उन लोगों से बदला की भावना में जी रहे हैं? तो यकीन मानिए, ऐसे प्रतिनिधियों का कोई काम है नहीं। जो प्रतिनिधि आपको आप ही के वार्डों में और इन्हीं वार्डों से आने के पश्चात अपने ही वार्ड का जब
क्रियान्वयन और काम को सही ढंग से अंजाम न दे सके तो उन वार्डों का और पंचायत के तमाम जगहों की क्या कमोबेश स्थितियां हैं वो तो मैं आपको लगातार 1 से लेकर 14 तक गिनाऊंगा। आज मैं फिलहाल वार्ड 9 की बात कर रहा हूं, तो आगे आप सुनते चलिए कि आप हैं कहाँ, आप सोच क्या रहे हैं, और नारों के तले आप दबते चले जा रहे हैं, और फिर आपको गली मोहल्ले पंचायत और अन्य वार्डों में बांटकर वोट बैंक की राजनीति साधी जाएगी। मुझे एक व्यक्ति से मैं जब मिलता हूं तो मुझे यकीन नहीं आता कि जब भी मिलें आप उनसे और मैं मिलता हूं तो हमेशा हर बातों में राजनीति ढूंढते हैं। इन्हें लगता है कि कैसे मुझे फ़ायदा मिल जाएगा और मैं सत्ता में आ जाऊंगा। मैं इनका बिना नाम लिए बता देना चाहता हूं कि इन ऐसे लोगों को आपको अब की बार सत्ता से बाहर कर देना है, और ऐसे लोगों की ज़रूरत भी नहीं है। आँख तो हो पर देख न सके, अकल तो हो पर इसका इस्तेमाल न कर सके, योजनाएं तो हो लेकिन योजनाओं का ज्ञान न हो कि कौन सी योजनाओं से कौन से काम हो सकते हैं। चलिए साथियों, हम और आगे आपको लिए चलते हैं। वार्ड 9 में जनाब मास्टर शौकत साहब और महिबुल साहब के घर से होते हुए जो पश्चिम की ओर सड़क जा रही है, जो अभी बिल्कुल ही बाधित है, जो मकबूल के दरवाजे तक पहुंचती है, जो 9 कड़ी जमीन है और वो आगे जाते जाते 5 कड़ी हो जाती है। इन सड़कों पर भी माननीय का कभी ध्यान गया नहीं, और ध्यान अगर गया तो वहां पर काम है नहीं। तो ऐसे में क्या मान कर चला जाए कि क्या आप काम करने के मूड में हैं? मुझे तो नहीं लगता। अगर लगता है पंचायत वासियों को तो सिर्फ यही कि हाँ, हमें ठगा गया, मैं ठगा हुआ महसूस करता हूँ। लोग यही कहते हैं कि हाँ, मैं ठगा हुआ खुद को महसूस किया हूँ। मुझे लगा कि हमें जितने इनसे उम्मीदें थी मिली नहीं। कमोबेश साथियों, स्थितियाँ जर से जर्जर, बद से बदतर, और माननीय कुर्सी पर मदमस्त, अपनी जीवन मस्त, जनता तरस्त, कोई सुध लेने वाला है नहीं। साथियों, आप और आगे चलेंगे, मेन सड़क जनाब फारूक चचा के घर से होते हुए हाजी ईसा साहब के दरवाजे तक जो सड़क है, आप इन सड़कों पर कभी गए हैं? यकीन कीजिए, मैंने कईयों बार गया है, सिर्फ यह देखने के लिए कि यहाँ पे काम कितने इम्प्लीमेंट हुए, कितने कार्य हुए। और यह कमोबेश 3-4 वर्षों से वहाँ पर नाला खोद करके सिर्फ छोड़ दिया गया है, और वहाँ पर हालात बद से बदतर हो रहा है। लोग यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैंने क्यों कहा कि हमें नाले की जरूरत है। लोग यह सोचने पे मजबूर है कि आखिर कौन से कुत्ते ने हमें काट खाया, और मेरे दिमाग में ऐसी कौन से कीड़ा पनप रहा था कि हमने अपने माननीय से कहा कि हमें सड़क की बहुत ज़रूरत है। वहाँ पर मस्जिदें हैं, और इन मस्जिदों के आसरे वहाँ पर नमाजियों को इन सड़क की ज़रूरत है। हमें यह सड़क बना दीजिए, हमें यह नाला का निर्माण करा दीजिए। बहुत ही अफसोस के साथ यह लोग इतने आक्रोश में और दयनीय स्थिति में और बद से बदतर हालात में हैं कि नाले में पानी तो है, इतना कूड़ा कचरा और कबाड़ है, और इतनी गंदी है कि बीमारियों को दावत वहीं से मिल रहा है। आप कमोबेश अंदाज़ा कीजिए, स्वास्थ्य सेवाएं पंचायत भर में कहीं नहीं है, लेकिन वार्ड 9 इन तमाम समस्याओं से जूझ रहा है। साथियों, वहीं पर मस्जिद है, आज भी वहां पर मैं गया था, हालात बहुत ही ख़राब हैं। वार्ड 9 के लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों से सतर्क रहें। मैं वार्ड 9 के लोगों को इन तमाम समस्याओं से निजात दिलाऊंगा, इसके लिए मैं आपसे वादा करता हूं। हमसे जुड़ने वाले तमाम साथियों का मैं अभिनंदन और वेलकम करते हैं, और इन तमाम आसरे आपको मैं अगर बात करूं, जो हाजी ईसा साहब के दरवाजे तक और वहां पर पोखरी तक जो नाले जा रहा है, उस नाले में कमोबेश स्थितियां बहुत ही ख़राब है। यकीन मानिए, वहां पर फिलहाल जो काम शुरू हुए हैं उसमें लीपापोती हो रहा है। लीपापोती से तात्पर्य यह है कि काम को कितने ठोस तरीके से होने चाहिए इस पर कोई पैमाना है नहीं, लेकिन जल्दी से पोत कर बंद कर दिया जाए, क्योंकि आगे तो चुनाव है, वोट तो यहीं से लेना है, ठगना तो जनता को ही है। आखिर धोखा किन्हें दिया जाए? अगर जनता को धोखा न मिले तो वोट हमें मिले कैसे? इन तमाम परिस्थितियों को लोग अब समझ तो रहे हैं कि ये लोग, जो लोग हमसे वोट लिए, आखिर धोखा हमें ही दिए। यकीन मानिए, वो आगे भी आपको धोखा देंगे। ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहने की जरूरत है। यह आपका विकास नहीं, वे स्वयं का विकास और पैसों वालों का ही विकास करके रहते हैं। साथियों, आप जब इससे आगे चलेंगे, इसी सड़क के रास्ते जनाब मास्टर मज़ाहिर साहब के बाथरूम के पीछे होते हुए एक सड़क जाती है, जो हाजी यूनुस साहब के दरवाजे के होते हुए हाजी यूनुस साहब के दरवाजे से होते हुए मकबूल साहब के दरवाजे तक यह सड़क टर्न लेकर के जाती है। यह सड़क भी खस्ते हाल में है।
क्यों? क्योंकि नाले तक कार्य हुआ नहीं, तो मुझे लगता है कि वहाँ भी इसलिए सड़क पहुँची नहीं। और 5 वर्ष 1800 दिन यूं ही बीतते तो चले गए, काम आखिर क्यों नहीं हुआ? ये तमाम चीज़ें वार्ड 9 के लोगों को समझना था साथियों। और अगर मैं बात करूं, वहाँ पर नमाजियों को जितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, यह तमाम चीज़ें इस रमज़ान के महीने में, ऐसे कई रमज़ान वहाँ पर बीतते चले गए और माननीय का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं हुआ, तो यकीन कीजिए कि यह धोखा नहीं, यह फ्रेब नहीं तो क्या है। साथियों, मैं आपको बात करूं और हम आपको आगे ले चलते हैं। इसी रास्ते से जब आप आगे निकलेंगे तो मदरसा इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास जो अंतिम सड़क ढलाई हुई है, जहां पर आखिरी स्टॉपेज है, वहां से लेकर सरफुद्दीन चाचा के घर तक जिस सड़क को ढाल देनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं ढाला। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, वो बोल सकते नहीं, इनके आवाज़ में वो ताकत है नहीं, क्योंकि इनकी आवाज़ तो दबाई जा सकती है। साथियों, यकीन कीजिए, ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल करने की जरूरत है, क्योंकि वो उस कुर्सी को अपना कुर्सी समझ करके बैठे हैं। इन्हें यह पता नहीं है कि कुर्सी जनता की है और जनता के द्वारा बनाया हुआ कुर्सी है। जिस जनता ने हमें दिया है, यह छीन सकता है। साथियों, ऐसे लोगों को आपकी बार सबक सिखाने की जरूरत है। वहीं पर मदरसा इत्तेहादुल मुस्लिमीन बाघा वार्ड 9, जो सड़क एक है बांध जो सिसोनी को जोड़ता है, बथनाहा पंचायत का है। यकीन मानिए, बथनाहा पंचायत को जोड़ने वाली सड़क जो कि सिसोनी से होते हुए जो बाघा के कुसमार के अंतिम सीमा तक आता है साथियों, उस सीमा के अंतिम तक बथनाहा पंचायत के प्रतिनिधि द्वारा वहां पर ढलाई कार्य अंतिम रूप तक दे दिया गया है। लेकिन बाघा का वार्ड 9 की जो सीमा वहां तक मिलती है, उसमें कोई काम है नहीं। मिट्टीकरण तो हुआ, लेकिन फिर आज भी वहीं बद से बदतर हालात है। इस सड़क के निर्माण और इन 2 पंचायतों को जोड़ने वाली सड़क को कैसे बेहतर बनाया जाएगा, इस पर हमारा खास ध्यान होगा, ताकि लोगों की रास्ता आधा हो सके और सिसोनी और बथनाहा पंचायत के लोग सीधे बाघा से जुड़ सके और अपने व्यवसाय को बढ़ा सके। साथियों, इसी सिसोनी से आने वाली जनाजा मैयत को लेकर के लोग जब वहाँ पहुँचते हैं बाघा, तो यकीन मानिए जर्जर हालात के सड़क और बद से बदतर हालात के सड़क के होते हुए वे बहुत ही लंबी सड़क की यात्रा करते हुए कब्रिस्तान तक पहुँचते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों पर किसी की नज़रें हैं नहीं। क्यों? कि सत्ता के चकाचौंध में इन्हें सिर्फ इतना ही लगता है कि हाँ, मैं जो कर दिया हूँ और मैं जो कर रहा हूँ यही बेहतर है, क्योंकि यह पैसों वालों का सत्ता है। गरीब जनता है कहाँ कहीं भी। यकीन मानिए, गरीबों को गरीब समझकर रखा गया है। गरीबों को गरीब समझकर आपको गरीबी के और नीचे यानी नारों के तले आपको दबाया गया है। नारे अर्थात क्या? मैं जिंदाबाद, बाघा कुसमार जिंदाबाद, लेकिन जनता कहाँ? कुछ पता नहीं। साथियों, इसी से आप यकीन कीजिए, जहाँ पर मास्टर यूसुफ साहब का घर है, वहीं वार्ड 9 मदरसा इत्तेहादुल मुस्लिमीन बाघा मधुबनी से, फुलपरास मधुबनी से जब आप इससे पीछे आएंगे, जो सड़क मुख्य सड़क भरहा को जोड़ रहा है, क्योंकि भरहा फिर बथनाहा पंचायत में है और यही सड़क पक्की सड़क है। वो सड़क आते हुए वहीं से मास्टर यूसुफ साहब के घर होते हुए, वहीं पर एक खत्ता है, उसी खत्ता से होते हुए साथियों जनाब अब्दुल समद साहब के घर होते हुए अलाउद्दीन चाचा के घर तक जो मुख्य सड़क, जहाँ पर मिट्टीकरण का कार्य हुआ, निर्माण हुआ, जहाँ पर कुछ लोग अपने पॉकेट से भी मिट्टी के पैसे दिए, जिन्हें यह आश्वस्त किया गया कि आप मिट्टी गिराइए, हम आपको पैसे दे देंगे। पता नहीं इन्हें पैसे मिले या नहीं मिले, क्योंकि जब मैं वहाँ पहुँचा तो ये लोग कह रहे थे कि हमारे इतने पैसे फंसे हुए हैं और हमें कहे गए थे, हमें बताया गया था कि आप गिराइए, मैं आपके साथ हूँ, हम आपको पैसे देंगे। कमोबेश लोगों को अंधा समझ लिया गया और वहाँ के लोगों को बद से बदतर, वहाँ की सड़क की जो स्थितियाँ हैं, बीच सड़क पर नाले का निर्माण हुआ नहीं, एक पॉइंट डाल दिया गया है। इतने खरपतवार हैं, इतने कीड़े मकोड़े हैं वहाँ कि बीमारियों को दस्तक दे रहा है। लेकिन लोग, गरीब लोग वहाँ पर हैं तो जीवन जीने को मजबूर हैं, क्योंकि इनके लिए बोलने वाला कोई नहीं। पैसे वाला चुप है, क्योंकि इनके घरों में फ़ैन है, एसी है, कूलर है, फ्रिज है। लेकिन गरीब के घरों में 2 वक्त की रोटी है नहीं, और इन 2 वक्त की रोटी के आश्रय इन्हें आगे मिलना क्या है? निगाहें अपने प्रतिनिधियों की ओर है, माननीयों की ओर,
लेकिन माननीयों का ध्यान कहाँ, अपनी पॉकेट की ओर। तो अब की बार तय तो जनता को ही करना होगा कि क्या बाघा कुसमार पंचायत के वार्ड 9 जहाँ से वोट लेकर माननीय सत्ता में आए थे, आज माननीय कहाँ और इन लोगों को कहाँ छोड़ दिए, यह भी तय माननीय को ही करना है। और माननीय अब कुछ तय करेंगे नहीं, क्योंकि माननीय अब अपने रास्ते घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। और वार्ड 9 के लोगों को मैं यह आश्वस्त करता हूँ, यह तमाम समस्याएं मैं मुख्य रूप से ले रहा हूँ और आपके तमाम चीज़ों का जिक्र जिसको मैं कर रहा हूँ, यकीन कीजिए यह हमारी प्रायोरिटी में होगा। और वार्ड 9 के उन मुख्य मुद्दों पर 2 वर्षों के भीतर कार्य होंगे, जिसमें मस्जिद वाली जो नाले और सड़क हैं उसका निर्माण प्राथमिकता के तौर पर प्रायोरिटी पर पहले होगा। और जो भी अन्य पंचायतों को सड़कें जोड़ती है, पहले उन सड़कों का सबसे पहले कार्य किया जाएगा। साथियों, विकास के लिए अगर कदम बढ़ाए जाए और काम करने का जब साफ नियत हो, तो यकीन मानिए आप काम करते चले जाएंगे और लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। यह मैं विश्वास रखता हूं कि जब काम करेंगे तो लोग हमसे जुड़ेंगे, और जब लोगों की बातें मैं उनके मुद्दे को जोड़ूंगा तो यकीनन मैं चुनाव जीत कर आऊंगा। जनता के आशीर्वाद से जब भी चुनाव जीत कर आऊंगा तो मैं उनके उम्मीदों पर खड़े उतरूंगा। यकीन मानिए जो कुर्सी आप हमें देंगे, जरूर वह कुर्सी पर बैठने का अधिकार आप हमें दे रहे हैं, मैं बैठूंगा, लेकिन असल उस कुर्सी के हकदार आप हैं, क्योंकि यह कुर्सी आपके बदौलत हमें मिलेगी। और यह कुर्सी का मैं फिर से इस बात का जिक्र कर देता हूं कि अगर 2 वर्षों के कार्यकाल में समस्त पंचायतों का उद्धार और काम अगर नहीं दिखे, तो यकीन कीजिए आप मुझसे इस्तीफा लिखवा लीजिएगा। मैं स्वयं इस्तीफा दे दूंगा, यह कहते हुए कि यह पंचायत मुझसे नहीं संभल रहा है। इसलिए अब की बार इन तमाम लोगों को ऐसे बात आपको कोई नहीं कह सकता है कि हाँ हम इस्तीफा लिखने वाले। क्यों? क्योंकि वे सत्ता के लोभी हैं, इन्हें पैसों से प्रेम है, जनता के प्रेम से इन्हें कोई दूर दूर तक लगाव नहीं। इन्हें चाहिए तो पावर, और पावर मतलब क्या? अपना जेब। पावर मतलब क्या? जनताओं से, कुछ लोगों से कैसे चला जाए। यह तमाम चीजें कमोबेश, ये सारी स्थितियां आप देख ही रहे हैं। 1800 दिन बीतते चले गए, जब यह कहते हुए कहते हैं कि आखिर हमने 5 वर्ष सिर्फ सीखने में लगा दिए। मुझे तो कभी कभी हंसी आ जाता है ऐसे विचार पर कि भाई मेरे, आप जब 1800 दिन सीखने में लगा दिए क गघवा, तो यकीन कीजिए आप पंचायत की इतनी सारी योजनाएं और तमाम चीज़ें हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी तमाम उम्र इसी आसरे समाप्त होने जा रही है कि आप सिर्फ सीखते रहेंगे, काम होगा नहीं। इसलिए सीखने के लिए नहीं, इसलिए समाज में शिक्षित उम्मीदवार और शिक्षित नेता की जरूरत है, पढ़े लिखों की जरूरत है। मैंने शुरुआत में ही कहा था, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि पंचायत में पढ़े लिखों की जरूरत है? क्या नासमझ है, अनपढ़ हैं वे लोग जिन्हें पंचायत की दुर्गति और दुर्दशा से कोई वास्ता नहीं है, उन्हें दिखता नहीं? क्या उनके आंखों पर दूसरे तरह के चश्मा लगा हुआ, दूसरा गोगल्स पहनकर चलते हैं, जिसमें आंखों में ठंडक तो लगती है, लेकिन गरीब के वो दर्द झलकते नहीं और दिखते नहीं, और इन गरीबों के वो दर्द देखकर इनके दिलों में वो दर्द उठता नहीं, क्योंकि यह दर्द उनका होता नहीं। तो यकीन कीजिए कमोबेश आपके तमाम दर्दों में और किसी भी दर्द में आपके हिस्सेदार होंगे नहीं। जब वो आपके हिस्सेदार नहीं होंगे तो आपका और आपको न्याय भी नहीं मिलेगा। हाल ही में पंचायत के अंदर कुछ लोगों को मैंने देखा है, न्याय की लोग सिर्फ अपेक्षाएं रखते हैं कि मुझे आज न्याय मिल जाएगा, आज न्याय मिल जाएगा, लेकिन न्याय के नाम पर पैसे का बंदरबाट जो होता है, आपको आश्चर्य होगा सोचकर कि किसी भी मामले को लटकाने के लिए, किसी भी मामले को यहाँ से लेकर कानूनी दांव पेच में फंसाने के लिए माननीय लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है। कि आखिर ये लोग कानूनी पेच में जब तक फंसेंगे नहीं तो हमारे जेब भरेंगे कैसे? और जब इनके जेब भरेंगे तभी तो वो कहेंगे कि आपका विकास तो हो रहा है, क्योंकि हमने ये पैसे आपसे लेकर ही तो आपका विकास किया है। सारी चीज़ों पर टैक्स आपका होता है, पैसे पंचायत में आते हैं, वापस हो जाते हैं, काम होता नहीं। क्यों? क्योंकि रूपरेखा क्या होगी, विजन क्या है, पंचायत चले कैसे, इस पर नज़र होती नहीं। लेकिन जेब कैसे भरा जाए, किस आसरे से कहाँ डकैती किया जाए और पंचायत के लोगों को कैसे अंधा बनाकर इन्हें लूटा जाए, ये कमोबेश सारी स्थितियाँ इन्हें मालूम है। और कमोबेश अगर मालूम न हो
तो दूसरे से राय भी लेता है कि भैया कैसे लूटा जाए कि लोगों को पता न चले। और भी सारी परिस्थितियों में परत दर परत यह तमाम चीजें खुलेंगी और सारे राज जब आएंगे मनरेगा पर। यह है बाघा कुसमार, जिन्हें कभी आदर्श कहा जाता था और न कागज पर कहीं भी नहीं आदर्श, लेकिन नाम का ढिंढोरा हर जगह। तो क्या सिर्फ आपके बोलने भर से होगा या कहीं कागजों पर भी होगा? साथियों, हम आपको थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। मैं जिस सड़क की जिक्र कर रहा था आपको कि उन्हीं सड़कों में आने वाले उन गरीब लोगों के घर, जो सफिया चचा के पुत्र बेटे सुत्तुर, डोमा, करिया, जब वहां पर बरसात का मौसम आता है तो लोग मुख्य सड़क को बांध देते हैं और उनके घरों में, उन गरीब लोगों के घरों में भलचुक, रहमान, मिन्नतुल्लाह, रहमतुल्लाह जी के घरों में और यहाँ पर अन्य कई गरीब लोगों के घर हैं, इनके घरों में सड़क को बांध कर कैसे पानी अंदर धकेल दिया जाए और उनके चूल्हे को बंद कर दिया जाए ताकि इनके बच्चे भूखे रहने पर मजबूर हो जाए। कमोबेश ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न की जाती है। आप किस समाज में जी रहे हैं आपको अंदाजा होना चाहिए, आप कहाँ हैं। इन गरीब लोगों को अगर आपकी को दुख दर्द समझ नहीं आता तो यकीन मानिए आप समाज में रहने के लायक नहीं है और समाज में आप जगह के लायक नहीं, आप कुर्सी के हकदार नहीं हैं। साथियों, वार्ड 9 में जहां पर रहमतुल्लाह, मैं जिक्र कर रहा हूं वार्ड 9 के उस जगह का जहां पर मास्टर उमर फारूक साहब का घर है और उसी के रास्ते जहां पर 3 फीट नाले का कोड़ाई तो हुआ, जो आगे मास्टर यासीन साहब के घर तक जाता है, वहीं से निकलते हुए नाला वहां पर बीच सड़क से होते हुए रहमान के घर होते हुए आगे सड़क जाते हुए उस डबरा में जाकर के गिरता है। यकीन मानिए उस नाले का हालात बद से बदतर है। फोटोज आप देख लीजिएगा, मैं साझा नहीं किया हूँ, दिन में ही करना था, मैं कुछ कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आप लोगों के साथ शेयर कर नहीं सका, इसलिए मैं शाम को आपसे जुड़ा कि मैं आज ही रात वार्ड 9 पर चर्च करने जा रहा हूँ। साथियों, तो मैं जिक्र कर रहा हूँ उस नाले का, और उस नाले में जो पानी की समस्या होती है, हमारे बड़े भाई जनाब मास्टर उमर फारूक साहब के दरवाजे पर घुटने भर पानी होता है, घरों में पानी होता है। जनाब रहमतुल्लाह साहब के दीवार वहां पर टूट कर गिर गई पिछले बरसात, और अब की बरसात भी फिर यही होने वाला है। वही तमाशा, वही खेल, वही डुगडुगी, वही पंचायत में वही हारमोनियम, तमाम चीज़ें वहीं पे फिर से बजाई जाएगी। पहली बरसात का नज़ारा दोस्तों आपको देखकर हैरत लगेगा कि सड़कें बद से बदतर और हालात मजबूर होने को है, लेकिन इन तमाम चीज़ों पर नज़र किसी की नहीं है। फिर से किसी गरीब का घर गिराया जाएगा, फिर से किसी को यह कहा जाएगा कि मैं विकास तो कर रहा हूँ अमीरों का, लेकिन फिर से कहा जाएगा मैं विकास तो कर रहा हूँ, आपका घर गिरा तो रहा हूँ। आपके घर गिराने के लिए आपको जेसीबी लाने पड़ते, मजदूर करने पड़ते, लेकिन जब मैं अकेला गिरा रहा हूँ तो आपको और कितना विकास चाहिए। साथियों, यकीन कीजिए, जब आपको यह कहा जाएगा कि आपके दरवाजे पर पानी जमा करने के लिए आपको कई भपलेटर और कई दमकलों का आवश्यकता पड़ेगा, और जब मैं अकेले इन तमाम कामों को कर रहा हूँ, आपके घरों में पानी धकेल रहा हूँ, तो आखिर आपको और कितना विकास चाहिए। यह भी तय उन्हीं लोगों को करना है। उन्हीं वार्डों में और सारे लोगों से जब मैं मिलते चला गया, जब यह सिलसिला बढ़ता गया, तो लोग कह रहे थे कि हमारे साथ जब पंचायत हुआ, कई सारे पंचायतियों में ऐसे मामले उभर कर सामने आए हैं कि लोगों से पैसे लिए गए हैं और इनके पैसे गरीब लोगों से लूटे गए हैं पैसे, और इन्हें पैसे आज तक वापस नहीं किए गए। यकीन मानिए, गरीबों से इनका कोई वास्ता नहीं है, चाहे वो मौजूदा हो चाहे वो पुराने हो। मैं फिर से कह रहा हूं, तमाम लोगों को हटा दीजिए, और अब की बार यूथ एक साथ होकर, और तमाम गार्जियनों से भी मेरी खास अपील है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि निखत खातून को अपना समर्थन देकर एक शिक्षित उम्मीदवार को लाइए, जिससे एक नई रूपरेखा के तहत समाज का निर्माण हो सके, और उस समाज के निर्माण में आपकी भागीदारी को मैं प्राथमिकता दूंगा। साथियों, मैं और आगे ले चलता हूं आपको। वहीं पर उसी नाली से होकर वहां पर जो अभी खेत है, वहां पर यकीन कीजिए, जब वो खेत डूबता है तो रहमान के घरों के अंदर पानी लबालब भरा होता है। मिन्नतुल्लाह
के दरवाजे के आगे और उनके घरों में पानी होता है। रफ़ीक साहब के घर और दरवाजे पानी से डूबे हुए होते हैं। गरीबों के बच्चे उस पानी में तैर रहे होते हैं। तैरने से मतलब यह नहीं समझिएगा आप कि शौक से तैर रहे होते हैं, यानी इन्हें चलने के लिए वहाँ रास्ते नहीं होते हैं और वो जब घर से निकलते हैं बाहर तो धब से पानी में गिरता है, फिर इन्हें पकड़ा जाता है। किसी के बच्चे वहाँ डूबते हुए नजर आते हैं। मैं इस तैरने की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, कि कोई हाथ ऊपर कर कर दिखाता है, कहता है कि मैं आज इतने पानी में हूँ। पानी कमोवेश कम नहीं रहा है। वार्ड 9 की इन तमाम समस्याओं से मैं निजात दिलाने के लिए प्रयासरत कदम उठाऊंगा। साथियों, मैं आपको और सारी बातों के तरफ अगर आगे लेते चलूं तो जनाब रहमतुल्लाह साहब की गिरते हुए दीवार हमारे ही आंखों के सामने मेरा दिल पसीज रहा था। धराधर सारी चीज़ें मेरे जिस्म के अंदर बहुत ही कठोर दर्द का एहसास हो रहा था कि मैं करूं तो क्या कर सकता हूं इन लोगों के लिए, क्योंकि पावर में जो लोग हैं वो पैसे वाले के आगे नतमस्तक हैं और वे काम करने के मूड में नहीं हैं। लोगों को गरीब की समस्याओं सुलझाने में नहीं है। और इन लोगों के घर, इनके घर में चूल्हे जल नहीं रहे थे, इनके बच्चे भूख से बिलख रहे थे और माननीयों के बच्चे आराम से चैन और सुकून से घरों में खाना खा रहे थे। तब माननीय रात में सुकून की नींद सो रहे थे, जब बारिश की टप टप बूंदें उन गरीब के घरों में कभी थालियों में, कभी सर पर, कभी चेहरे पर सोते समय बूंदें बारिश की जब टप टप पड़ती थी तो यकीन मानिए वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। साथियों, हम आपको और आगे लिए चलेंगे कि बाघा कुसमार पंचायत का वार्ड 9, जिन्होंने अब की बार के सत्ता को दिलाने में माननीयों को बहुत बड़ा योगदान दिया था, इन वार्ड का कितनी बड़ी भूमिका थी यह कमोबेश आप सभी लोगों के सामने रहा होगा। क्योंकि माननीयों को वहां से जितनी बड़ी संख्या में वोट मिले थे, इनमें से 1% भी वहां पर काम हुए नहीं है। साथियों, जल जमाव की समस्या से निजात दिलाना और वहां पे नाले का निर्माण करना और जो हाजी यूनुस साहब के दरवाजे तक सड़क जाती है उस सड़क का निर्माण करना और हमारे चचा मास्टर जनाब फारूक चचा साहब के दरवाजे से होते हुए जो मुख्य सड़क से कटती है और जनाब हाजी ईसा चचा साहब के दरवाजे तक सड़क जाती है मुख्तार साहब तक, वो ये काम मैं प्रायोरिटी बेसिस पर करूंगा। साथियों, आप यकीन नहीं करेंगे कि जो नाले प्रस्तावित हैं, जिन पर कार्य हो रहे थे, इन नालों को जबरन भोथा गया है। भोथा यानी उन कटारों को बंद किया गया है। जिन जगहों पर नाले थे उन्हें भी बंद किया गया साजिशों के तहत। आखिर हम लड़ें तो किन से लड़ें? कहीं हमारा वोट तो खराब नहीं हो रहा है। 100 के घर डूब रहे हैं, लेकिन 2 लोगों के चलते, 3 लोगों के चलते उन्होंने वार्ड 9 को डूबते हुए छोड़ दिया। और जब भी माननीय वार्ड 9 में जाते तो इन्हें लगता कि मैं वार्ड 9 को डुबाने में पूरा मेरा हाथ है, इससे यह चूके नहीं कभी। उन्होंने यह स्वीकार किया कि वहाँ के लोग जिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, इसमें मेरा बहुत बड़ा योगदान है। यकीन मानिए, वार्ड 9 के लोग इन तमाम चीज़ों को समझते भी हैं और जानते भी हैं कि वार्ड 9 अपने आप में ऐसा वार्ड है जहां से अब की बार एक नई लकीर खींची जाएगी राजनीति की, जहां से अब की बार निखत खातून को पुरजोर समर्थन के साथ वहां के लोग एक एक मत देकर जब लाएंगे सत्ता में, तो यकीन कीजिए कि वार्ड 9 को इन तमाम समस्याओं से निजात दिलाने में मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर सार्थक और प्रयासरत जितने भी कदम होंगे हम करेंगे। उन 3 फीट नाले का जहां पर निर्माण हो रहा है, उन नालों के निर्माण में जैसी भी अवरोधक चीजें हैं, बाध्यताएं हैं, इन तमाम चीजों पर बैठकर लोगों की समस्याओं को सुलझाने का काम किया जाएगा। क्योंकि फिलहाल तो माननीयों ने उलझाया है, अब बदलाव के संकेत साफ दिख रहे हैं पंचायत में। तो वार्ड 9 मुखर तौर से अपने आप को एक अहम भूमिका में अब की बार निखत खातून को अपना समर्थन जरूर देंगे, क्योंकि यह मैं जनता मालिकों से आशीर्वाद के रूप में हाथ जोड़कर आपसे अपील करता हूं कि आप एक बार यूथ को यानी निखत खातून को मौका जरूर दें। हम आपके बेटे हैं, आप ही के पंचायत के बच्चे हैं, आप ही के गांव के बेटे हैं।
आप ही के भाई हैं, आप अपना समर्थन हमें आप देंगे। यकीन कीजिए मेरे पीछे जरूर अंधियारा है, जैसे हमारे पंचायत के अन्य वार्डों में अंधियारा छाया है, काम हुए नहीं है, लेकिन यह अंधियारा छटेगा जरूर। जिस तरीके से हमारे चेहरे पर जगमगाता हुआ रोशनी आपको यह दिखा रहा है कि मैं कितने प्रकाश में हूँ। यकीन कीजिए वार्ड 9 के हर बिजली खंभों पर एलईडी योजना जो है सरकार की, जिसमें स्ट्रीट लाइट की योजना लगाई जाएगी, यह योजना प्राथमिकता के तौर पर वार्ड 9 को दिया जाएगा। साथियों, वार्ड 9 अब की बार जिस भूमिका में आने को तैयार है, यकीन मानिए इतिहास दर्ज होगा वहां से। जितनी बड़े पैमाने पर यूथ एकत्र होकर निखत खातून को और यहाँ पर गार्जियन लोगों से जब मैंने मिला कि जितने माननीय से लोग खफा हैं, इनकी नीतियों के विरुद्ध हैं, यकीन मानिए अब की बार सारी चीजें इसके उलट, यूथ को समर्थन अब की बार वार्ड 9 से कमोबेश जरूर मिलेगी, इसकी मैं अपेक्षा करता हूं। साथियों, हम आपको और आगे ले चलेंगे। वार्ड 9 में मदरसा इत्तेहादुल मुस्लिमीन बाघा फुलपरास मधुबनी, जी हाँ, यह मदरसा से काफ़ी सारे बच्चे वहाँ से हाफिज कुरान होते हैं, पढ़ते हैं, दीनी दर्स लेते हैं, वहाँ पर मस्जिदें भी है। उसी रास्ते में सड़क आज भी बद से बदतर है। यकीन कीजिए आप कि वहाँ के हालात बहुत ही ख़राब हैं, क्योंकि आज भी सड़क वहाँ पर ट्रैक्टर जितनी दफ़ा जाती है वहाँ पे सड़क टूटती है और टूटी हुई सड़क है। अगर ऐसी स्थितियों में आप किसी भी वार्डों में, जिन वार्डों में भी आपने कुछ भी काम किए हों, तो माल की जो घपलेबाजी होती है, जिससे जेब गर्म होता है और कमीशन खोरी का तमाम खेल चलता है, यह खेल इसी आशय से चलता है कि जब अगर ढलाई पूरी तरीके से की जाएगी तो सड़क तो टूटेगी नहीं, लेकिन माल बने कैसे, सारी चीजें उसी पर टिकी रहती है। और यही आश्रय यह कमोबेश सड़क 6 महीना से भी ज़्यादा और साल भर से भी ज़्यादा चलता नहीं। और माननीय कहते तो हैं कि मैंने ढाल तो दिया, मैंने काम तो कर तो दिया, मैंने मिट्टी आपने कहा गिरा तो दिया, लेकिन माननीय आपको मैं बता दूं, इन्हीं वार्डों का मैं जिक्र कर रहा हूं जिन वार्ड से आप आते हैं, कि आप ही के वार्ड में जिन लोगों को आपने मिट्टी गिराने के लिए कहे थे, इन्हीं लोगों के कर्ज आप आज तक रखे हुए हैं। ऐसी खबरें आ रही है। अगर ऐसा सच है तो यकीन मानिए यह उन गरीब लोगों के साथ धोखा तो है, और धोखा अगर आपने किया है तो अब की बार सत्ता से बाहर जाना तय है, क्योंकि यूथ एक आवाज़ में तैयार है, वहाँ के लोग एक साथ तैयार है कि अब की बार निखत खातून को ही मौका देना है, क्योंकि इनके पास पंचायत को विकास की नई गति देने के लिए इनके पास विज़न है, तमाम रूपरेखाएं हैं। और इन्हीं विजन के तहत जितनी बातों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वार्ड 9 के लिए मैं कर रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें वार्ड 9 में ही होना है। साथियों, समस्याएं एक तरफ, राजनीति एक तरफ, हंसी ठिठोले जब दोस्ती यारों में बैठते हैं तो इस प्रकार हंसते हैं, यकीन नहीं करेंगे आप कि क्या गरीब का मजाक ऐसे उड़ाया जाए कि गरीबी वाकई में और गरीबी के तले दबता चला जाए। वार्ड 9 जो मुखर तौर से सत्ता को लाने में और आपको बनाने में अहम भूमिका निभाया था, आप उन लोगों को अपने नहीं समझे। खैर छोड़िए, जब आपने वार्ड 9 जहां से आपने जीत हासिल की, कमोबेश आपने तो पंचायत के हर बूथ से वोट प्राप्त किए और हर जगहों से वोट प्राप्त किए। प्राप्त करने के पश्चात जहां पर आपको बड़े पैमाने पर वोट बैंक मिला, आप जब उन वार्डों का रूपरेखा और उन वार्डों का सही से कार्य और देखरेख आप कर नहीं सके, तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं जितनी वार्डों से घूम कर आया हूँ, इसलिए आज इन तमाम वार्डों का ऐसा हाल है। जहाँ पर आप इतनी ज़्यादा संख्या में वोट लिए, वहाँ पर तो काम हुए नहीं, और जहाँ से आपको वोट मिले नहीं, वहाँ तो आप स्वतः काम नहीं किए होंगे। यह सभी पंचायतवासी समझ रहे हैं। साथियों, हम आपको और सारी बातों का जिक्र करेंगे कि वार्ड 9 किन लोगों के आश्रय जीता चला गया। भरोसा 1800 दिनों का, यकीन कीजिए 1800 दिन लोगों का, एक दिन में चीज़ों को लोग सीख जाता है कि हमें कैसे काम करना है, लेकिन कोई लोग 5 सालों में भी नहीं सीख पाता और ये कहता है हमें थोड़ा सा और समय लगेंगे, हमें अब की बार मौका दिया गया तो मैं अब बेहतर से बेहतर करूंगा। यकीन मानिए सिर्फ धोखे हैं आपके साथ, काम नहीं हो सकते आपके वार्डों में और पूरे पंचायत में। मैं अन्य और वार्डों का जिक्र करूंगा। वार्ड 7 और 8 और 9 बाघा कुसमार पंचायत में यह वार्ड के लोग
पानी में डूबते हुए ऐसे हाथ ऊपर करके रहते हैं। इनके हाथों को खींचने वाला कोई नहीं, इन्हें इस जल जमाव की समस्या से निकालने वाला कोई नहीं। लेकिन सद्दाम हुसैन अब की बार इन तमाम रणनीतियों के तहत बड़े पैमाने पर बाघा कुसमार पंचायत को कैसे बेहतर बनाया जाए और इन 3 वार्डों में जो जल जमाव की समस्याएं हैं इनसे कैसे निजात दिलाया जाए, इन तमाम समस्याओं से निजात दिलाने के लिए मैं संकल्पबद्ध हूं। और आप सभी के साथ मैं वादा करता हूं कि वार्ड 9 जितनी बड़ी भूमिका में आएगा इतनी ही बड़े पैमाने पर वहां पर कार्य होंगे। इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। ऐसे फिलहाल मैं एक स्थितियों को जरूर टटोला हूं बाघा कुसमार पंचायत के अंदर कि हमारा पंचायत जरूर एक है, लेकिन यह सोचते हुए कभी कभी आंखों में आंसू आ जाता है कि जब कोई समस्याएं पंचायत के अंदर आ जाता है तो कुछ लोग यह इसी पंचायत में, मुझे यकीन नहीं होता है कि किस प्रकार की सोच रखने वाले लोग हैं, कहते हैं यह पंचायत में हमें इनसे समाधान की कोई आवश्यकता नहीं। शायद इन लोगों को इस बात का एहसास हो चला है कि हमारे माननीय से न्याय की अपेक्षाएं करना उचित नहीं है, क्योंकि शायद इन्हें कई बार ठोकर लग चुका होगा। इन्हें लगा होगा कि हमने जब भी इनसे न्याय मांगा है तो हमें न्याय की जगह धोखे मिले हैं। शायद इसलिए पंचायत में कमोबेश 2 मुखिया जैसे चीजों को जन्म दिया गया कि एक तरफ आप कहते हैं कि ये सब हमारा है, लेकिन आपका कोई है नहीं, ना आप किसी के हैं, सिर्फ नारों के तले आप हम के हैं, आप हमें वोट दीजिए, आप लोगों को गाड़ी पर बिठाकर जरूर ले जाइए, लेकिन यकीन मानिए इन लोगों का आपने भलाई कभी नहीं किया। वोट सेधने के लिए, वोट को एकजुट करने के लिए बेशक आप लोगों को ढोते फिरिए और रुपए बांटते फिरिए, लेकिन अब की बार लोग आपके रुपए से आपको वोट देने नहीं जा रहे। जिस प्रकार इंदिरा आवास में वार्ड 9 के लोगों का नाम नहीं है, यकीन कीजिए सिर्फ उन लोगों के नाम वार्ड 9 में 5 से 10 लोगों के सिर्फ नाम है जो लोग पैसे वाले हैं, जो इन्हें लगा कि इनके कहने से गरीब लोग हमें वोट दे सकता है, सिर्फ इन्हीं लोगों के नाम जोड़े गए। यकीन कीजिए राशन कार्ड बनाने में बड़े पैमाने पर वहां पर धांधली हुआ, उन लोगों के पेपर तो कलेक्शन किए गए लेकिन राशन कार्ड आज भी नहीं मिले। हाल ही में जब राशन कार्ड का अप्लाई हो रहा था तब राशन कार्ड बनाने के लिए माननीय ने किसी को कहा नहीं, इसलिए शायद नहीं कहा कि इन्हें लगा कि लोगों को जब मैं कहूंगा लोग पेपर हमारे पास जमा करना शुरू कर देंगे और जब मेरे पास जमा करेंगे तो इसमें पैसे का खेल होगा, पैसों का खर्च होगा और यह बियर किया जाए कैसे, क्यों? अगर हम इस नहीं कहेंगे तो लोग डार्क में रहेंगे, तब वोट बैंक तो हमारी बनेगी। मैं तो कहूंगा हमने काम किया है, हमने आपको इंदिरा आवास दिया है, हमने पेंशन दिया है, लेकिन पेंशन आपने किसको दिया है आपके पास कोई डेटा? कोई डेटा नहीं है साथियों इनके पास। इंदिरा आवास में उन्होंने 25,000 से लेकर 35,000 तक के घूसखोरी और करप्शन तरह के वहां से लोगों का आवाज है कि हमसे भी लिया गया है सर, हमसे भी लिया गया है। डायरेक्ट वे में नहीं सर, कभी तो पंचायत सेवक के माध्यम से, कभी तो इनके माध्यम से, कभी तो दूसरे किस्त के माध्यम से, कभी तो पहला किस्त मैं आपको डलवाने जा रहा हूं, आप हमें दे दें। यकीन मानिए डरा धमका कर आप जिस प्रकार से पंचायत के लोगों को गलत दिशा में ले जाकर आपने पंचायत को धकेला है इस अंधकार की तरफ, यकीन मानिए अब की बार सत्ता से आपका जाना तय है, क्योंकि जनता एक ही आवाज लगा रही है कि अब की बार निखत खातून का आना तय है। साथियों, मैं इसी आसरे हम आपको और सारी तमाम स्थितियों को लेते हुए आगे ले चलते हैं। जब हम वार्ड 9 की कमोबेश दौरा कर रहे थे, कल परसों 3 दिन मैं लगातार वार्ड 9 में था, तो वहां पर हम जब लोगों के घरों में गए तो नल जल योजना की जो कमोबेश स्थितियां थी, पाइप तो बिछे हुए थे लेकिन टोटी किसी में नहीं था। हमने पूछा भाई ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कोई, किसी में कपड़ा कोचा हुआ था, किसी में कुछ कोचा हुआ था। यकीन मानिए इन तमाम स्थितियों के बावजूद हमने कई घरों में यह बात का जिक्र किया कि भाई साहब ऐसा क्यों है कि आपके यहाँ टोटी नहीं। हम तो कई वार्डों में गए हैं तो कहीं की तो टोटियाँ लगी हुई है और कहीं प्लास्टिक की टोटी लगी है तो कहीं पीतल की टोटियाँ भी लगी है, तो आखिर आपके वार्ड में मैं जितने जगहों पर लगभग गया हूँ टोटियाँ नहीं है, क्यों? तो इन लोगों का कहना था सर दिन को टोटियाँ लगाया गया और रात को टोटियाँ खोल लिया गया। हम लोग जब सो गए तो इन टोटियों को खोला कौन, मैंने तो देखा नहीं। तो क्या एक तरफ टोटी लगाया जाए और दूसरी तरफ टोटी खोला जाए? ऐसा विकास, ऐसी रणनीति? कमोबेश हम जब 1 नंबर वार्ड से 8 तक और 9 तक पहुंचे तब जाकर यह स्थितियां दिखने लगी कि कहीं टोटी नहीं है
और टोटी तो क्या बिना टोटी का पानी पिया जाए? क्या अब डायरेक्ट पानी सीधे आपके मुंह में डाला जाए? क्या जो मेन पाइप से होकर पानी निकल रहा है, जो एक ब्रांच पाइप होता है, वो डायरेक्ट आपके मुंह में डाल दिया जाए? या जनता सीधे अपने मुंह में डाल ले? या फिर पानी लगातार उन पाइपों के जरिए बहता चला जाए? ये सारी स्थितियां दोस्तों, मैं जब वहां पहुंचा तो सड़क पानी से डूबा हुआ था। क्यों? क्योंकि वहां पे टोटी है नहीं। इन टोटियों के लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर भी किसी की निगाह है नहीं। लेकिन 7 निश्चय योजना कितनी बड़ी गड़बड़ झालों के अंदर है पूरे बिहार भर में, और खास करके बाघा कुसमार पंचायत में यह भी किसी से छिपी हुई नहीं है। तो नल जल मतलब क्या? नल तो है नहीं, लेकिन जल है। और जल मतलब क्या? तो डूबने के लिए। और कौन से जल? तो जो बरसात की रहमतों की बारिश है, उसे रहमतों का नहीं बनाकर इन्हें डूबने का बारिश बनाया जाता है साथियों। खास तौर पर जब मैं और सारे वार्ड 9 का जिक्र करता हूं, जहां से माननीय आते हैं, जहां से प्रधान जी आते हैं, इन्हीं के वार्डों का ये तमाम जिक्र था जो हम आपके साथ कर रहे थे। तो यकीन मानिए, क्या वो सत्ता में बैठने के लायक है? क्या वो इन कुर्सी के हकदार है? यकीन कीजिए और आप ही फैसला कीजिए, और इन्हें इस कुर्सी से अब की बार आप उखाड़ फेंकिए, क्योंकि यह सत्ता के काबिल है नहीं। इसलिए शिक्षित लोगों को सत्ता में लाने की जरूरत है। साथियों, वार्ड 9 मैं फिर से कह रहा हूं, एक अहम भूमिका में अब की बार निखत खातून को समर्थन देने जा रहा है। हम इन तमाम जनता मालिकों का तहे दिल से नमस्कार करते हैं, आदाब करते हैं, सलाम करते हैं कि इनके हिम्मत को, इनके हौसला को, कि उन्होंने हमारे साथ एकजुट होकर तमाम समस्याओं को हमें गिनाया कि हम लोग किन समस्याओं से सर जूझ रहे हैं, हमें कैसे छोड़ दिया गया। यकीन कीजिए, हम इन तमाम समस्याओं से आप लोगों को उभार कर बाहर लेकर आएंगे। साथियों, हम आज आधा घंटा विलंब आपके साथ जुड़े, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। टेक्निकल समस्याएं आती है, कुछ चीज़ें हम लोगों को कलेक्ट करना होता है, और तमाम चीज़ों को लिखना भी होता है जो हमें आपको बताना होता है, क्योंकि सारी चीज़ें दिमाग में कमोबेश एक ही वक्त रहता नहीं। जब विकास दूर की गोटी हो जाए, जब सत्ता और प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेटिव जब एक दूसरे से घुल मिल जाएंगे तो विकास दूर की गोटी हो जाती है। तब आप विकास के पैमाने का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि विकास आपको हो सकता है और मिल सकता है। साथियों, 2020 से निकलकर पूरा देशवासी 2021 में आया। कोरोना का दौर अब भी बरकरार है। हिंदुस्तान के विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमियां देखी जा रही है, लेकिन चुनाव अपनी आश्रित चला जा रहा है और लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं से खेल खेला जा रहा है। मैं सभी समस्त पंचायतवासियों से और देशवासियों से अपील करता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें और खुद को सतर्क रहें, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातें हैं। आपको जिंदा रहना है। आप जिंदा रहेंगे तो आप अपने बच्चों को देखेंगे, आप जिंदा रहेंगे तो आप अपने समाज को बेहतर बनाने में, उनके निर्माण में आपका हाथ हो सकता है। आपके योगदान से ही समाज आगे तरक्की की ओर बढ़ सकता है। साथियों, इसलिए मैं कहता हूं कि यह जो खेल खेला गया है, अब इन तमाम खेलों पर पर्दा डाला जा नहीं सकता, क्योंकि अब पर्दा डालने का दौर है नहीं, और अब कमोबेश सारी स्थितियां सामने है। तो इसलिए मैंने शुरुआत में और इस लाइव में भी मैंने लिख दिया है कि सारी चीज़ें जो है, क्या ऐसा मानकर चला जाए कि इन तमाम परिस्थितियों के बीच पंचायत के वार्ड 8, 7, 8, 9 सारी वार्ड इन्हीं स्थितियों में है, डूब रहा है, लेकिन बचाने पर कोई रूपरेखा नहीं। ऐसे कैसे नहीं कहा जाए कि सत्ता में और बाघा कुसमार पंचायत को चलाने के लिए पढ़े लिखे लोगों को लाना चाहिए। तो ऐसे क्यों नहीं मान लिया जाए कि फिलहाल मौजूदा सत्ता को जो चलाने वाले लोग हैं वे नासमझ हैं, अनपढ़ हैं, इन्हें किसी चीज़ों का ज्ञान नहीं है, वो मदमस्त है और नशे में चूर है कि पावर तो है, मैं दोबारा लौटूंगा और विकास करूंगा, और इस आश्रय किसका? खुद का। तो चलिए, ऐसे लोगों को आपको बाय बाय करने की ज़रूरत है, जो लोग आपको ठगे हैं। साथियों, इसी आश्रय अगर और मैं एक बात का जिक्र करूं तो वार्ड 9 में ही पोखरी की दीवार की जो बाउंड्री हुई है,
इन बाउंड्री में, मैं कल परसों जब गया था वहाँ घूमने के लिए, तो इन वार्डों में लो क्वालिटी के सामान का उपयोग किया गया है और इनको जल्दी से पुताई किया जा रहा है, इनको जल्दी से लेबलिंग किया जा रहा है, वहाँ पर मिट्टीकरण किया जा रहा है, ताकि चुनाव में वोट कैसे लाया जाए, कैसे पाया जाए, लोगों को दिखाया जाए तो आखिर क्या दिखाया जाए, वार्ड 9 के लोगों को अगर रिझाया जाए तो कैसे रिझाया जाए। लेकिन साथियों याद रखिएगा, 6 महीने से ज़्यादा वहाँ पर जो काम अभी हो रहा है आप जाकर देखें, चलने वाला है नहीं। यह भी घाट कमोबेश टूटकर पुनः दीवाल तालाब में सरोवर हो ही जाएगा। यकीन मानिए, बाघा के ही वार्ड 7 में सल्फी मस्जिद के पास जिस प्रकार से सड़कें टूटकर पानी में चलता चला गया, यकीन मानिए बाघा के ही वार्ड 7 में ही मदरसा इत्तेहादुल मुस्लिमीन बाघा कुसमार के ठीक सामने जो तालाब है, वहाँ पर भी इसी बरसात में, आने वाले जो 1 महीने के बाद बरसात होगा, वहाँ पर भी दीवार टूटकर कमोबेश तालाब में जाने को तैयार, क्योंकि यह काम भी माननीय ने ही किया है। वार्ड 9 वहाँ पर भी मदरसा इत्तेहादुल मुस्लिमीन बाघा फुलपरास मधुबनी काम माननीय ने किया है। फिर अब की बार वो पुनः पानी में ही जाएगा। जब सारी चीज़ें पानी में चलती चली जाएंगी तो विकास की आसरे यह भी तय जनता को करना है। साथियों, मैं फिर से कह रहा हूँ, वहाँ पर लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं मिल नहीं रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं तो मिली नहीं कभी। लोग सपने देखते हैं कि अगर आज मुझे बुखार लग जाए तो मैं अपनी बीमारी का इलाज कराने कहाँ जाऊँ। मैं एक बात का आज आप लोगों के समक्ष जिक्र करना चाहता हूँ। मैंने पिछली कई वीडियो में भी कहा है, अगर मैं पावर में आता हूँ और आप लोगों को आशीर्वाद मिलता है तो हम एक एनजीओ का निर्माण करेंगे। इस एनजीओ के माध्यम से समाज के गरीब वर्ग के लोगों को और इनके बच्चों को शिक्षा, इनके बच्चों की शादी और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित तमाम चीज़ों पर यह एनजीओ काम करेगी। यह मेरी पहली प्रायोरिटी होगी, आते ही मैं यह काम शुरू करूंगा। जी हाँ साथियों, तो कमोबेश वार्ड 9 की ये तमाम सारी स्थितियां थी जो हम आपके समक्ष आपको कहे। हमारे साथ जितने भी अभी हमारे साथ हमारे युवा टीम मौजूद हैं, जिसमें इम्तियाज आलम, जमील अख्तर, शकील अंसारी, अब्दुल सलाम, अब्दुल कलाम, अब्दुल गनी, फजलुल्लाह, अमजद, अरबाज, सज्जाद, जुगनू, अमनुल्ला, नजामुद्दीन, इरशाद, परवेज, सलमान, मोहम्मद राशिद, सलाउद्दीन, मास्टर साहबुद्दीन जी, मोहम्मद वारिस भाई, मोहम्मद असजद, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद मिन्नतुल्लाह, मोहम्मद मुमताज़, मोहम्मद वारिस भाई, मोहम्मद महफूज, मोहम्मद सादुल्लाह, बरकतुल्लाह, फयाज आलम और हमारे तमाम साथी हैं। इन सभी का तहे दिल से इस्तकबाल, स्वागत है, वेलकम है आप समस्त साथियों का कि आप हमें कोऑपरेट करते हैं और हमें तमाम समस्याओं से रूबरू कराते हैं। और हमारे और बहुत सारे भाई हैं, हमारे कमाल भाई, हमारे सदरे भाई, हमारे उमर भाई और सद्दाम भाई और हिदायतुल्लाह भाई, इम्तियाज़ भाई, तमाम साथी हमारे जो एक यूथ, एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ, हमारे मास्टर अयाज भाई, सभी साथी लोग, मैं इन तमाम साथियों का हार्दिक इस्तकबाल, स्वागत, वेलकम करता हूँ इस सेशन में कि अब की बार एक ही आवाज़ के साथ पंचायत के बेहतर नवनिर्माण के लिए तमाम चीज़ों का जिक्र होगा। और ख़ास हमारे एक साथी जनाब मोहम्मद इरफान साहब, मोहम्मद सनाउल्लाह और इस सेशन में जुड़ने वाले तमाम हमारे मित्र, सभी को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम। साथ ही इस कड़ी को देखने वाले समस्त साथियों से गुजारिश कि इसको शेयर जरूर कर दीजिए। साथियों, हम आपको बता दें, समस्त साथियों का नाम ले पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम अगली कड़ी में और तमाम यूथ का, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, समस्त यूथ का नाम लेंगे और हम इन सभी को कहते हैं कि उलझना किसी से नहीं है, क्योंकि लोग आपको उलझाएंगे ज़रूर। हमें कहीं कहीं आपको मिलेंगे कि लोग हमें गालियाँ दे रहे होंगे, इसलिए वो हमें गालियाँ दे रहे हैं क्योंकि मैं समाज के विकास की बातें कर रहा हूँ। इन्हें खल रही है यह बातें कि सद्दाम यह बातें क्यों करता है, क्योंकि हमारे पॉकेट अब उड़ने वाली है। तमाम चीज़ें कमोबेश जिक्र होती चली जाएंगी। साथियों, अगली कड़ी प्रयागपुर की तरफ बढ़ने को है, वार्ड 10, जहाँ पर स्थितियाँ और भी गंभीर है, और वार्ड 10 और 11 इतनी बड़ी भूमिका में पंचायत चुनाव में अपना काम करती है कि यकीन कीजिए, आपको मैं अगली वीडियो में इन तमाम बातों का जिक्र करूंगा। नदी के उस तरफ कुर्बान चचा, वहाँ पर एक मैयत हो चुका था कुछ वर्ष पहले। मुझे याद है, बिजली के खंभों पर मैयत को लेकर पार करना कितना हालात गंभीर था। माननीय ने शायद वादा किया था, क्योंकि आज ही मैंने जाकर मिला
उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि माननीय ने वादा किया था कि मैं इस पर पुलिया का एक निर्माण कराऊंगा, कम से कम छोटा सा। यकीन कीजिए 5 वर्ष तो बीत गए, लेकिन पुलिया कहाँ है किसी को दिखाई नहीं पड़ा। या तो वो पुलिया लोग ख्वाबों में देखते हैं कि आज होगा कल होगा, लेकिन सद्दाम हुसैन वादा करता है कि इस पुलिया का भी निर्माण कराएगा ताकि बाघा कुस्मार के नहर के उस तरफ रहने वाले लोग भी समाज के उन लोगों के साथ जुड़ सके और इन तमाम चीज़ों के आसरे अपने जीवन को बेहतर कर सके। साथियों, फिलहाल इस कड़ी में इतना ही। अगर कोई चीज़ हमें छूट गया है तो यकीन कीजिए, यकीन मानिए, हम आशा करते हैं कि आप कमेंट हमें ज़रूर लिखें ताकि हम आप सभी के मुद्दे आप सभी के समक्ष लेकर हाजिर हो सकें। अगर कुछ मैं छूट गया हो तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर आप सभी के पास होगा ही, अगर नहीं होगा तो लिख लें 9934636942। फिर से एक बार मैं बता दूं 9934636942। फिलहाल इस सेशन में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट, शब्बा खैर। मैं फिर से कह रहा हूँ, रमज़ान का दूसरा असरा, बरकतों का असरा शुरू होने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, गुजारिश है कि तमाम मुसलमानों को रमज़ान के और सारे जितने रोज़े बाकी रह गए हैं, इन तमाम रोज़ों को और तमाम फ़र्ज़ नमाज, तरावी की नमाज़ें और बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और इसी आसरे लोगों के जीवन बेहतर कैसे हो, इस पर सभी लोगों की एक नज़र और बेहतर समाज का निर्माण कैसे हो, इसकी तरफ लोग ज़रूर तवज्जो दे, इसकी तरफ लोगों को रुजू करें। मैं ऊपर वाले से यही कामना और प्रार्थना करता हूँ। चलिए, इस सेशन में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट, शब्बा खैर। धन्यवाद साथियों, थैंक यू वेरी मच।